Morning to all of you. Myself Govind Singh Tawar. I am PGT Biology in New Paragon School. Welcome to all of you. सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर और प्रीवियस वीडियोस में भी हम दो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिनकी डिटेल की हम बात कर चुके हैं और उसके साथ जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एंजियोस्पर्मिक वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं। फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि जिनके पास फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लावर्स पाए जाते हैं। और वो फ्लावर्स क्या काम करते हैं वहां पर? द फ्लावरिंग प्लांट्स आर हेल्पफुल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो लोग किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमें ये समझना है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में किस तरह से काम करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो आरबीएससी की जो फर्स्ट बॉटनी पार्ट की अगर हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट दिया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड चैप्टर में दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो मैं पहले बता चुका हूं। जो बच्चे नए हैं वो पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट होता है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी। जो बच्चे नए हैं वो नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक निकाल लें सब बच्चे। एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी में क्या होता है बच्चों? विदाउट फ्यूजन किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सीड का। विदाउट फ्यूजन किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सीड का। और ये कैसे होता है ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एगैमोस्पर्मी में विदाउट फ्यूजन सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर बच्चों? इसके साथ हमने जब बात की थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था प्लांट का। एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं और आप उसे समझने का प्रयास करें। तो अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो इस प्लांट में अगर हम बात करें तो इस प्लांट में आपको दो चीजें दिख रही हैं। पहला तो होगा इसके पास जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसे तो हम कहते हैं एरियल पार्ट। बोलिए क्या कहते हैं उसको अपन? एरियल पार्ट। एरियल का मतलब होता है जो एयर के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में है। और जो नीचे वाला होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है नॉन एरियल पार्ट। बोलो वो कौन सा होता है? नॉन एरियल पार्ट। ठीक है। अब इस एरियल पार्ट और नॉन एरियल पार्ट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस एरियल पार्ट को बच्चों कैसे बनाया? देखो थोड़ा सा आप इधर फोकस करो। जब भी कोई प्लांट बनता है तो वो किसी सीड से ओरिजिनेट हुआ होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि डायकॉट प्लांट्स में मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो बीन शेप या किडनी शेप होते हैं। कैसे होते हैं? बीन शेप या किडनी शेप होते हैं। अब ये जो सीड है बच्चों इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो क्या है? इसके अंदर एम्ब्रियो है। बोलो क्या है? वो एम्ब्रियो है। तो ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा एक प्लांट को। किसको जर्मिनेट करेगा? एक प्लांट को। तो इसको अगर हम देखें तो यहां से देखो बच्चों दो जर्मिनेशन शुरू होते हैं। एक तो ऊपर की ओर चला जाता है और एक नीचे की ओर चला जाता है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स जो ऊपर की ओर चला जाता है वो स्टेम बनाता है। बोलो क्या बनाता है? स्टेम यानी ऊपर वाला पार्ट बनाता है। और जो नीचे चला जाता है वो क्या बनाता है? रूट बनाता है। बोलो क्या कहते हैं उसको? रूट बनाता है। इन दोनों के भी साइंटिफिक नेम है यहाँ पर, आप उसे याद रखेंगे। ये एम्ब्रियो है जो जर्मिनेट हो रहा है
और हमारे हर सीड के ऊपर एक सीड पोर पाया जाता है जिसकी मदद से हम इसे देख सकते हैं। तो देखो जो बच्चा ऊपर जा रहा है ना, ये मुझे बताओ, आपने एक पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर किसी भी चीज को खींचने के लिए एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने सुना है। तो मुझे आप बताएं कि ये ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट है या पैरेलल है? अपोजिट है। और ये ग्रेविटी फोर्स के पैरेलल है, नीचे की तरह है। तो देखो ग्रेविटी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो मैं इसे लिख सकता हूं जियो पॉजिटिव पार्ट। बोलो क्या कह सकता हूं मैं उसे? जियो पॉजिटिव पार्ट। जियो पॉजिटिव पार्ट का मतलब होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ जा रहा है। तो जमीन के अंदर जाती है रूट्स और वो गुरुत्वाकर्षण के पैरेलल जा रही है। दूसरा जो जियो नेगेटिव पार्ट, तो वो ऊपर वाला होगा। अब सोचो आप कि देखो नेचर ने कितना अच्छा चीज बनाया है कि कोई जियो नेगेटिव पार्ट ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। तो ये बताओ गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो इस सिस्टम को आप समझ लीजिए क्या कहते हैं। इसको तो कहते हैं बच्चों शूट सिस्टम। मेंशन करें सब, इसे क्या कहा जाता है? शूट सिस्टम। और इस बच्चों इसे क्या कहा जाता है? रूट सिस्टम। आप सभी डोंट वरी रहें, मैं आपको शूट भी डिफाइन करवाऊंगा बाद में और रूट भी डिफाइन करवाऊंगा। क्लियर है? लेकिन जब सीड से कोई प्लांट बनता है, तो सीड से कोई प्लांट बनता है तो इसे आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलिए क्या कहते हैं आप उसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि हम तो बात ही किसकी करने वाले हैं आज बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सीड बना किससे था? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से। किससे बना था? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से। तो अब मुझे बताओ, अगर हम इस वाली कहानी को हटा दें और इसी प्लांट से किसी नए प्लांट को बना दें, तो वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें जो प्लांट होता है वो एक होता है, यानी यूनिपेरेंटल होता है, उसके पास गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता और विदाउट गैमेट्स फॉर्मेशन के ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसी प्रोसीजर को हम यहाँ समझने वाले हैं। तो इतना क्लियर है? आगे चले तो देखो बच्चों, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार इसे हटा देता हूं और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी प्लांट में बात करें तो देखो ये उसकी लीव्स हो गई। तो देखो प्लांट में अगर हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर करें, इस पार्ट को मैं कह रहा हूं फ्लावर, इसे कह रहा हूं मैं लीफ, इसे कह रहा हूं मैं स्टेम, और ठीक है ये स्ट्रक्चर्स। अब हमने याद करो पहले पढ़ा था कि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट लेना होगा। क्या लेना होगा? वेजिटेटिव पार्ट। तो देखो वेजिटेटिव पार्ट बच्चों क्या हो सकता है? सपोज दैट एग्जांपल लीव्स हो सकती हैं, यस हो सकती है सर। रूट हो सकती है, हो सकती है। कैन बी इंक्लूड स्टेम, यस स्टेम भी हो सकता है। और इसके साथ कुछ स्पेशल प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। बोलिए क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने यहां कहीं भी सीड को डिस्कस नहीं किया। किसे डिस्कस नहीं किया है? सीड को। क्योंकि अगर हम जैसे ही सीड को डिस्कस करते तो सीड किस में आ जाता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बात? तो क्या कहें सर इन सारी चीजों को? इनको आप क्या कह सकते हो कि ये एक छोटा सा पीस है। या तो मैं लीफ का एक पीस लूं, या स्टेम का कोई पार्ट लूं, या अदर कोई रूट का कोई पार्ट लूं, तो इन सबको मिलाकर साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? प्रोपेग्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लिखो विच पार्ट इज यूज एज, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, दोज vegetative part
is used as produce a new plant. Those vegetative part is used as produce a new plant is called propagule. एक नंबर का क्वेश्चन बन चुका है आपका इस चैप्टर से, याद रहेगा कि प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए काम में आता है और जिसे यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? Those vegetative part is used as produce a new plant is called propagule. क्या कहा जाता है उसे? propagule मेंशन रहेगा। तो आपने ये डेफिनेशन लिख लिया यहां तक का, आगे चलते हैं। तो यानी इसके साथ एक यहां लिखेंगे अपन एक्सेप्ट सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेटिव पार्ट में हम कभी भी सीड को नहीं ले सकते हैं। अगर हमने सीड को ले लिया है डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होने वाला ही नहीं है, वहां वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेरी नाइस। तो आगे बढ़े अपन। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं कि किस किस तरह से हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। तो देखो, ये बाय स्टेम हो सकता है, ये बाय रूट हो सकता है, सभी लिखे टाइप्स को। ये बाय लीव्स हो सकता है, लीव्स यानी पत्तियों की बात कर रहे हैं। ये बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है, ये बाय स्टेम हो सकता है, बाय रूट हो सकता है, बाय लीव्स हो सकता है और बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है या ऑर्गन हो सकता है। तो देखो, जिन बच्चों ने कल मेरा लेक्चर देखा है उनको बाय स्टेम समझ में आया होगा। तो मैं छोटा सा आपको दोबारा से रिव्यू दे देता हूं कि बाय स्टेम प्रोसेस क्या होता है। कि जब भी किसी प्लांट में उसका कोई मॉडिफाइड पार्ट, या तो वो अंडरग्राउंड होगा या एरियल होगा, कोई मॉडिफाइड प्लांट का जो स्टेम होगा वो अगर एक न्यू को प्रोड्यूस कर सके तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कहेंगे। तो मैं एग्जांपल्स आपके वापस एक बार लिख देता हूं, जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं आज उनको थोड़ा सा इजी रहे। तो पहला मैंने ले लिया है बच्चों ट्यूबर, और ट्यूबर का एग्जांपल लिखेंगे पोटैटो। दूसरा ले लीजिए बच्चा जिंजर, और जिंजर का एग्जांपल राइजोम, और राइजोम का एग्जांपल लिखेंगे जिंजर एंड बनाना। याद रह जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर बल्ब, और बल्ब का एग्जांपल कौन होगा? ऑनियन एंड गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन। इसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर कॉर्न, तो उसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? कोलोकेसिया, जिसे अपन अरबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अरबी, कोलोकेसिया। इसके बाद आगे चलो, इसमें रनर। ये सारे बस एग्जांपल आपको याद कर रहे हैं, मेथड्स में कल समझा चुका हूं, एक बार आप देख लेना। रनर्स, इसमें आता है ग्रास, जो हम घर पे लॉन में घास लगाते हैं, उसी ग्रास की बात कर रहा हूं। उसका नाम होता है साइनोडॉन। बोलो क्या नाम होता है उसका? साइनोडॉन। इसके बाद बच्चों रनर के बाद शक्कर, ये भी स्टेम का ही है, और इसका एग्जांपल लिखेंगे मिंट। मिंट क्या होता है? पुदीना, मिंट। इसके बाद अगला लिखेंगे स्टोलन, और उसका एग्जांपल लिखेंगे स्ट्रॉबेरी, और
उसके बाद ऑफसेट, वेरी गुड, ऑफसेट। और इसमें लिखेंगे वाटर हाइसिंथ या पिकॉर्निया, हाइसिंथ या पिकॉर्निया। सभी एक बार इन एग्जांपल्स को इनके वेजिटेटिव पार्ट के साथ मेंशन करें। कर लिया है क्या सभी ने? तो कर लीजिए। तो बच्चों ये सारा जो मेथड है इसमें बिना किसी गैमेट के इन्वॉल्वेशन के, बिना किसी गैमेट के इन्वॉल्वेशन के सारे प्लांट्स के इन पार्ट्स से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो उसे बाय स्टेम मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? बाय स्टेम मेथड। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड जिसका नाम है बाय रूट। क्या है उसका? बाय रूट। तो देखिए बच्चों, तो अगर किसी रूट से अगर हम एक नया प्लांट बना पाए तो उस मेथड को कह देते हैं बाय रूट मेथड। तो बाय रूट मेथड के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूं तो आपको एग्जांपल रखना है स्वीट पोटैटो। बोलो बच्चों, क्या एग्जांपल है? स्वीट पोटैटो, जिसे हम कॉमनली शकरकंद के नाम से जानते हैं। स्वीट पोटैटो में क्या होता है? देखो डियर स्टूडेंट्स, स्वीट पोटैटो एक अंडरग्राउंड रूट है और वो अंडरग्राउंड रूट में जो ये स्वेलिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? स्टार्च के डिपोजिशन की वजह से। किसके डिपोजिशन से? स्टार्च से। हमें आलू से क्या मिलता है? स्टार्च। स्वीट पोटैटो से भी क्या मिलेगा? स्टार्च। कुछ प्लांट्स आपने पढ़ा होगा कि एनिमल सेल्स के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, लेकिन प्लांट्स में जो फूड का रिजर्वाइजेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च का। तो कुछ प्लांट अपने फूड को अपने रूट में स्टोर कर लेते हैं और वो यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वीट पोटैटो में कुछ एडवेंटिशियस रूट निकल के आती हैं। बोलो बच्चों, क्या निकल के आती हैं? एडवेंटिशियस रूट। और ये एडवेंटिशियस रूट ग्रो करके एक नए प्लांटलेट को बना लेती है। प्लांटलेट का मतलब होता है एक छोटा पौधे जैसा पार्ट होता है। अब इस एडवेंटिशियस रूट से जहां से ये ग्रो किया है, इस पार्ट को अगर बच्चों कट कर ले और कट करने के बाद इसे किसी दूसरी जगह ग्राफ्ट कर दे ले जा करके, तो बताओ एक नया स्वीट पोटैटो का प्लांट बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। तो जब एक नया स्वीट पोटैटो का प्लांट यहाँ पर बन सकता है तो उस मेथड को हम यहाँ पर बाय रूट मेथड से कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय रूट मेथड। तो आप एक बार इसका एग्जांपल भी जरूर लिख लें बच्चे सभी के सभी कि स्वीट पोटैटो में स्वीट पोटैटो किसके थ्रू शो करता है? बाय रूट मेथड के। बाय रूट मेथड के। पहला हमने बाय स्टेम पढ़ा था, अब दूसरा है बाय रूट। एक डेफिनेशन भी लिख ले इसके साथ, तो मैं यहां लिखवा देता हूं। इन दिस प्रोसेस a root develops into a root have many adventitious part, those can develop a new plant। तो देखो बच्चों इसमें क्या डेफिनेशन में है? इन दिस प्रोसेस ए रूट, अंडरलाइन करें रूट को, हैव मेनी एडवेंटिशियस पार्ट, अंडरलाइन करें एडवेंटिशियस पार्ट को, दोस कैन डेवलप ए न्यू प्लांट। तो इस मेथड के थ्रू हम एक नए स्वीट पोटैटो प्लांट को भी मेंशन कर सकते हैं। देख रहे हैं? इसी चलो, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस के साथ हम आगे जब इस मेथड के अंदर चलते हैं
तो अब तीसरा मेथड कौन सा है बच्चों हमारा, बाय लीव्स। तो सभी ने इस डेफिनेशन को मेंशन कर लिया है क्या? चलिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अपन और अब बात करने वाले हैं बाय लीव्स की। तो देखो बाय लीव्स में कैसे होता है इसे देख लीजिए। तो मैं यहां पर इसे हटा देता हूं। किसी प्लांट में अगर किसी लीव्स के थ्रू एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया जाए तो उस मेथड को किस मेथड्स में इंक्लूड करेंगे अपन, बाय लीव्स में। कैसे करेंगे तो देखो समझो। देख इनको हम कनेक्ट कर देते हैं यहां से। ये जो कनेक्शन बीच में जो मैं कर रहा हूं इसे बच्चों मिड रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिड रिब कहा जाता है। मिड रिब वो पार्ट होता है जो लीफ में प्रॉपर न्यूट्रिशन को लाती है और अपने एक्सेसरी रिब्स को ट्रांसफर कर देती है। तो इसमें देखो बच्चों क्या है, बाय लीव्स मेथड में कोई लीफ का पार्ट एक नए प्लांट को डेवलप करेगा। तो देखो इनको कहते हैं लीफ मार्जिन्स। क्या कहेंगे इनको अपन? लीफ मार्जिन्स। तो देखो ये लीफ मार्जिन्स है, ठीक है, लीफ मार्जिन्स है। इन लीफ मार्जिन के इस हिस्से पर देखें आप, ये वाला तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल पहले लिख देता हूं, ब्रायोफिलम। प्लांट का नाम क्या है बच्चों? ब्रायोफिलम। जिसे कॉमनली हिंदी में क्या कहा जाता है? पत्थर चट्टा। इसे ऑल्सो नॉन एज स्टोनवर्ट। किस नाम से जानते हैं इसको? स्टोनवर्ट। तो एक बार आपको इसका मेडिसिनल यूज भी बता देता हूं। जिन लोगों को किडनी स्टोन होता है उन लोगों का इसका एक क्रश पार्ट यानी काढ़ा जैसा बनाकर पिलाया जाता है, जिससे वो स्टोन ब्रेक डाउन हो जाता है और इजीली वो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया जाता है। तो इट इज हैव मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इन किडनी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी हम इसको समझने वाले हैं बाय लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो बच्चों, ये लीफ अगर सरफेस पर है सपोज प्लांट के, और अगर ये हमारे अर्थ के कांटेक्ट में आती है तो इसका ये लीफ मार्जिन पार्ट अर्थ के कांटेक्ट में आने के बाद एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है। ये एक प्रोसीजर तो ये होता है। और दूसरे प्रोसीजर में क्या किया जाता है, सपोज दैट कि मैंने इस इतने लीफ मार्जिन पार्ट को कट कर लिया है एक शार्प नाइफ से, और कट करने के बाद इसे ग्राफ्ट कर दिया है किसी जमीन के ऊपर ले जा करके। तो ये लीफ मार्जिन कैन प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। तो बताओ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इसे भी आप मेंशन करें, जिसके अंदर अपन समझ सकते हैं कि एक लीफ पार्ट से एक नए वेजिटेटिव पार्ट का फॉर्मेशन होने के साथ साथ एक नए प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। तो इस मेथड को अपन यहाँ ब्रायोफिलम के अंदर पढ़ते हैं। इसके साथ अगले वाले पर चलेंगे अपन, इज द लास्ट ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं और अभी हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो सारे नेचुरल मेथड्स पढ़ रहे हैं। कौन से मेथड्स पढ़ रहे हैं अपन? नेचुरल मेथड्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल मेथड्स। कौन से मेथड्स हैं? आर्टिफिशियल। तो देखो बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओर बात कर लेते हैं। तो ये यहां पर इन सब के बच्चों आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने कि किस वाले से किसकी वजह से होता है। तो देखो ये कोई ब्रांच है जिससे लीफ पेटियोल अटैच है, इसे बच्चों पेटियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटियोल। और यहां पर देखो एक ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहां डेवलप हो रही है। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे यहां पर बुलबिल्स कहा जाता है। बोलो बच्चों क्या कहा जाता है? बुलबिल्स। तो यानी बुलबिल्स को किसके जैसा माना जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जैसा। बोलो किसके जैसा माना जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसा माना जाता है बच्चों।
तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसा माना जाता है बुलबिल्स की जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट जो बुलबिल्स होते हैं, इन्हीं ये वाले पार्ट यहाँ से डिटैच होते हैं। डिटैच का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, और डिटैच होकर के ये बुलबिल्स कैन ग्रो ए न्यू प्लांट, और ये एक नए प्लांट को बना लेते हैं। तो इस मेथड को कह देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसका प्लांट का नाम बिल्कुल लिखना चाहिए हमें। तो एग्जांपल लिखे बच्चों, एगेव। क्या एग्जांपल है इसका? एगेव। एगेव का डायग्राम बना है इस लीफ का, जिस पर आपको बुलबिल मेंशन करनी है, और बुलबिल को डिटैच कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, और इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि एक एगेव का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन हो रहा है, एगेव का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। टेबल बना लीजिए सभी के सभी बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मेंशन करो इसे अपने कॉपी के अंदर कि हमने बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेथड के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो एग्जांपल लिया है वो कौन लिया है? एगेव लिया है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर के सेकंड पहलू पर, जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो टाइप है सेकंड टाइप, वो किस टाइप का होता है? नेचुरल। किस टाइप का होता है? नेचुरल। चलें आगे, तो चलते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड about the vegetative reproduction by the natural methods। किसके ऊपर डिस्कस किया है आज हमने? नेचुरल मेथड्स पर। अब हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं? आर्टिफिशियल मेथड पर। तो देखिए बच्चों, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, और लगातार अपने नोटबुक में इसे मेंशन करते जाएं सभी बच्चे डियर स्टूडेंट्स, और हम इसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था बच्चों। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? दो पार्ट्स में। तो देखिए, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा पहलू, दूसरा पार्ट, इसमें हम लिखेंगे आर्टिफिशियल। सब मेरे साथ नोट करते जाएं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें समझिए बच्चों, जब भी कोई आर्टिफिशियल शब्द आता है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स का। किनका इन्वॉल्वमेंट होता है? ह्यूमन बीइंग्स का। यानी ह्यूमन बीइंग्स इस मेथड के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और वो इस मेथड को, उस मेथड के थ्रू अपने लिए कुछ बेनिफिशियल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला भी ऐसा ड्रॉ बना लेते हैं। आर्टिफिशियल में पहला पार्ट है बच्चों कटिंग। बोलो क्या है? कटिंग। आर्टिफिशियल मेथड में दूसरा पार्ट है बच्चों लेयरिंग। बोलो क्या है? लेयरिंग। और तीसरा पार्ट होता है बच्चों ग्राफ्टिंग। अरे वाह, ग्राफ्टिंग। ठीक है। कटिंग पार्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डियर स्टूडेंट स्टेम कटिंग, और डियर स्टूडेंट रूट कटिंग। स्टेम कटिंग एंड सेकंड क्या है बच्चों? रूट कटिंग। और लेयरिंग पार्ट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है बच्चों सॉइल लेयरिंग या माउंड लेयरिंग। दोनों नाम याद रखने में, सॉइल लेयरिंग या माउंड लेयरिंग। और लेयरिंग का दूसरा पार्ट होता है एयर लेयरिंग या गुट्टी। क्या कह सकते हैं अपन? गुट्टी। और ग्राफ्टिंग को भी हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला विथ और टंग ग्राफ्टिंग, TONG, टंग ग्राफ्टिंग।
ठीक है बच्चों। दूसरा वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग अभी मैं आपको अंदर बताऊंगा क्या होता है इनमें। और तीसरा क्राउन ग्राफ्टिंग, और चौथा बर्ड ग्राफ्टिंग। पहला क्या है बच्चों, फिफ्थ या टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा कौन सा है बच्चों, वेज ग्राफ्टिंग। तीसरा क्राउन ग्राफ्टिंग और चौथा बर्ड ग्राफ्टिंग। इजी लग रहा है सभी को? आराम से समझते जाते हैं आगे आगे और धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करना है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो किया जाएगा, उस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, उस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर क्या होगा बच्चों कि इस मेथड में ह्यूमन बीइंग्स में इंटरेस्ट लेकर ह्यूमन बीइंग्स कुछ प्लांट्स को अपने बेनिफिट्स के लिए डेवलप करेंगे। तो उसे कैसे समझने की कोशिश करते हैं, देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सभी एक ऐसा ड्रॉ बना लें अपना एक ग्राफ टाइप का। देखो मैंने 3 पार्ट लिखे बच्चों, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो कटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक स्टेम कटिंग, एक रूट कटिंग। एक इसके अंदर लेयरिंग की बात करें तो सॉइल लेयरिंग या माउंट लेयरिंग, और इसके बाद एयर लेयरिंग की बात करें तो उसमें गुट्टी, और ग्राफ्टिंग की बात करें तो विब और टंग ग्राफ्टिंग या बेस ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग या बड ग्राफ्टिंग। तो देखो बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि किसी भी 2 मेथड के लिए समझने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं कटिंग मेथड। तो देखो बच्चों, पहला मैंने ले लिया कटिंग। तो कटिंग का मतलब ये तो है, यहां पर इसके अंदर अगर हम देखें तो यहां पर से एक नया शुगर केन का प्लांट बन रहा है। अब इस शुगर केन के प्लांट के लिए देखो थोड़ा सा हर कोई व्यक्ति अपना इकोनॉमिकल यूज बढ़ाना चाहता है, तो मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे देता हूं। देखो समझिए, शुगर केन की अगर हमें सबसे ज्यादा फसल चाहिए और हमें लंबे शुगर केन चाहिए तो हम एक प्लांट हार्मोन यूज करते हैं, उसका नाम है बच्चों जिब्रेलिन एसिड। याद रखेंगे, बोलो क्या यूज करते हैं, जिब्रेलिन एसिड। इसके साथ एक और यूज करते हैं IAA, इसका पूरा नाम होता है बच्चों इंडोल एसिटिक एसिड। याद रहेगा, इंडोल एसिटिक एसिड। तो कई बार पूछा जाता है नीट एग्जाम में कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ शुगर केन, यानी उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो योर आंसर इज जिब्रेलिन एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, एक होगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों, यहां तक का स्टेम कटिंग समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब देखिए दूसरा प्रोसीजर को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, कटिंग ही चल रहा है हमारा, और कटिंग में हम जो दूसरा प्रोसीजर की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से, देखिए समझिए। अब हम दूसरे प्रोसीजर की अगर बात करें तो उसमें हम बात करने वाले हैं बच्चों रूट कटिंग की। बोलो किसकी बात करने वाले हैं अपन, रूट कटिंग की। ठीक है, तो अभी तक तो हमने किसी स्टेम पार्ट को काट कर, किसी स्टेम पार्ट को काट करके उससे एक नए प्लांट को प्रोड्यूस किया। अब हम रूट कटिंग में किसी रूट पार्ट से, बोलो किस पार्ट से, रूट पार्ट से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका एग्जांपल लिखे बच्चों, पहले तो शीशम, इसका साइंटिफिक नेम भी लिख लो, डेलबर्गियो शीशो। क्या कहा जाता है उसे, डेलबर्गियो शीशो या शीशम। शीशम का प्लांट सभी ने देखा है बच्चों। तो शीशम में क्या होता है, अगर उसकी जो रूट्स होती हैं, तो देखो उसकी रूट्स होती हैं जो होती हैं, यहां पर हम देखते हैं, इन रूट्स को कट करके अगर किसी जगह ग्राफ्ट कर दिया जाए तो ये एक नया प्लांट
बना सकते हैं, यस या नो? बना सकते हैं। तो अगर ये नया प्लांट बना सकते हैं तो बताओ इस मेथड के थ्रू हम एक नए प्लांट्स को रूट के थ्रू कट करके छोटे छोटे पार्ट को यूज करके हम नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मेथड भी इसमें आता है कटिंग प्रोसेस में। तो बताओ बच्चों स्टेम कटिंग का एग्जांपल कौन हुआ? शुगर केन। और रूट कटिंग का एग्जांपल कौन हुआ? शीशम। तो अब हमारा बताओ पहला वाला प्रोसीजर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका है। अब हम सेकंड वाले पे आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो देखो सुनो बच्चों, मैं इसे अब हटाता हूं। पहले मतलब समझते हैं लेयरिंग का। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। देखो लेयरिंग, लेयरिंग तो देखो समझो, लेयरिंग का मतलब होता है परत। क्या मतलब होता है? परत। तो मैं आपको अगर बताना चाहूंगा, आपने 11th क्लास में अगर एक ग्रोथ कैरेक्टर पढ़ा है, थोड़ा सा देखो डिस्कस करते हैं कंसेप्ट जो भी आएंगे। एक होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब सब बच्चे वृद्धि समझते हैं। तो देखो ग्रोथ जो सब्जेक्ट है, अगर ग्रोथ को मैं बात करूं, आप में से कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यस, और कुछ बच्चे बोलेंगे नो। लेकिन राइट आंसर इज नो, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। क्यों सर? क्योंकि लिविंग बीइंग्स तो ग्रोथ करते हैं। मैं 5 साल का था जब छोटा था, 10 साल का हुआ तो थोड़ा और बड़ा हुआ। अरे जब आप 5 साल के थे तो कोई माउंटेन छोटा था, जब आप 10 साल के हो तो वो माउंटेन भी तो ग्रोथ किया। तो बताओ क्या माउंटेन लिविंग है या नॉन लिविंग है? अब आप बोलोगे सर वो तो नॉन लिविंग है, आप क्या हो? लिविंग है। तो बताओ ग्रोथ कैरेक्टर दोनों पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो देखो कैसे, तो माउंटेन का एक एग्जांपल पहले ले लिया है तो समझाता हूं। जो माउंटेन होता है उसमें जो ग्रोथ होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है लेयरिंग मेथड से। किस मेथड से होती है? लेयरिंग। कैसे? देखो पहले ये वाली परत थी, 2005 में ये वाली परत आ गई, 2015 में ये वाली परत आ गई। तो मतलब लेयर्स बढ़ रही हैं तो माउंटेन की ग्रोथ भी बढ़ रही है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में कभी कोई लेयर बढ़ती है क्या? ना। हमारी जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, जबकि माउंटेन्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल ग्रोथ। वेरी गुड। तो पता है इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड यूज करें तो एक्रिएशन। एक्रिएशन क्या कहा जाता है इसको? एक्रिएशन। अब ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ इनसाइड से होती है, अंदर से होती है। तो उसे बताओ क्या कहेंगे अपन? इंटरनल ग्रोथ। बोलिए क्या कहेंगे उसको अपन? इंटरनल ग्रोथ। क्लियर बच्चों? तो जो इंटरनल ग्रोथ हो रही है, इस इंटरनल ग्रोथ में इसे कहा जाता है इंटरसुपेटेशन। बोलो क्या कहा जाता है इसको? इंटरसुपेटेशन, जिसमें अंदर से ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ तो दोनों का फीचर हो गया। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं द ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज से याद रखेंगे सब बच्चे जो देख रहे हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि जिससे हम किसी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस कर पाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात? यहां से अब हम आगे चलते हैं, इसी मेथड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस आगे बढ़ने की कोशिश को अपन यहां से आगे चलाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर हम लेयरिंग की बात कर रहे थे। तो देखो यहां लेयरिंग किस तरह की होती है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। पहले एक एग्जांपल देते हैं गुआवा प्लांट का, और एक एग्जांपल देता हूं जैस्मिन प्लांट का। चमेली का नाम सुना होगा सभी ने, जैस्मिन। एक तो होता है जैस्मिन और एक होता है गुआवा, या दूसरा ले लो, अपने यहाँ ले लेते हैं लीची ले लेते हैं। अच्छा है, ठीक। तो सभी बच्चों ने जैस्मिन का प्लांट देखा है और लीची का प्लांट देखा है। तो कंपेयर करें तो जैस्मिन के प्लांट की हाइट छोटी होती है और लीची के प्लांट की हाइट बड़ी होती है, ठीक है। दूसरा, जैस्मिन प्लांट की देखो कुछ कैरेक्टर ले लेता है। हाइट कैसी है? शॉर्ट है, शॉर्ट हाइट है। इसकी लॉन्ग हाइट है। क्लियर बच्चों?
दूसरा, अगर इसी मेथड में हम बात करें शॉर्ट हाइट के बाद, अगर जैस्मिन में देखें तो जैस्मिन में इसका जो स्टेम होता है बच्चों वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी आप उसे अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जबकि इसका स्टेम कैसा होता है बच्चों, रिजिड होता है। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर। क्या मतलब होता है, कठोर होता है। दूसरा, ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, सर आपने यहाँ दो एग्जांपल क्यों ले रहे हो, तो मुझे बताओ, मुझे इन दोनों ही प्लांट्स में लेयरिंग करवानी है। अब लेयरिंग क्या है कि इनके किसी पार्ट को जमीन के नीचे दबाकर या हवा में ऐसा एकोमोडेशन देकर हम उससे एक नया प्लांट ग्रो करवाएं, तो उस मेथड को यहाँ से समझते हैं। तो देखो, तो मुझे बता सकते हो बच्चों, जो जैस्मीन है उसमें तो हम कौन सी लेयरिंग करवाएं, और लीची है उसमें कौन सी लेयरिंग करवाएं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको लेयरिंग के दो मेथड लिखा है, एक तो सॉइल लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। तो देखो पहला ले लेते हैं अपन सॉइल लेयरिंग। तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। पहला जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, सॉइल लेयरिंग के लिए। बात समझ में आ रही? तो देखो बच्चों, ये आपका एक जैस्मिन प्लांट है, ये उसकी रूट, ये उसका स्टेम, ये उससे निकलने वाली उसकी लीव्स, सभी बनाते जाएं और हेडिंग डाल लें सॉइल लेयरिंग। और ये उसकी एक ब्रांच निकल के आ रही है बच्चों, ये उसकी एक ब्रांच निकल के आई। अभी बना लें एक बार, फिर मैं बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, जो बच्चे देख रहे हो समझें, जैस्मिन का प्लांट, यानी जिसमें हम बात कर रहे हैं चमेली की, तो जैस्मिन का जो प्लांट होता है डियर स्टूडेंट, उस प्लांट में अगर आप देखें तो वो प्लांट पहले तो शॉर्ट हाइटेड होता है, छोटा हाइट का होता है। दूसरा, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं या स्टेम होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो देखो मैंने क्या किया, आई एम लाइक ए फार्मर, अगर मैं किसान हूं और मुझे एक जैस्मिन से और जैस्मिन के प्लांट बनाने हैं जल्दी से, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसकी लोएस्ट ब्रांच को, सबसे नीचे वाली ब्रांच को, इस लोएस्ट ब्रांच को थोड़ा सा नीचे ला करके इस सॉइल के साथ ड्रिफ्ट कर दिया, यानी उसके अंदर दबा दिया है। क्लियर है बच्चों? अब इस सॉइल के नीचे से दबा दिया है और देखो उसका एक पार्ट ऊपर की तरफ निकला हुआ है जहां पर लीव्स आ रही है, तो ये स्टेम पार्ट है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस पार्ट पर हम लगातार इसे मॉइस्ट बनाकर रखेंगे, नमी प्रदान करेंगे, यानी पानी डालते रहेंगे। तो जैसे जैसे इस पे पानी डालोगे तो देखो बच्चों, यहाँ से कुछ एडवेंटिशियस रूट निकल के आएंगी। बोलो क्या निकल के आएंगी, एडवेंटिशियस रूट। अब इस एडवेंटिशियस रूट में लगभग 10 दिन लग सकते हैं या 15 दिन लग सकते हैं, डिपेंड करता है वहां की सॉइल की ग्रोथ पर। अब यहाँ देखेंगे तो देखो, अगर मैं इस प्लांट के इस हिस्से को अब यहाँ से कट कर लूं और इसे यहाँ से दूर ले जाकर ग्राफ्ट कर दूं, तो बताओ एक नया जैस्मिन का प्लांट बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सॉइल लेयरिंग। क्या कहते हैं इसको अपन, सॉइल लेयरिंग, जिसके अंदर हम अर्थ के सरफेस के साथ ही ग्रोथ करवाते हैं। तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, सॉइल लेयरिंग। तो आप ये बना लीजिए, एक बार बना लिया आप लोगों ने इसको, तो अपन इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम दूसरा टाइप लेंगे अब यहाँ पर, और एग्जांपल जरूर लिखें इसका, जैस्मिन। सॉइल लेयरिंग का एग्जांपल क्या रहने वाला है बच्चों, जैस्मिन। और इसके साथ दूसरे की बात करेंगे अपन, लीची की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, लीची की बात करेंगे। तो देखिए लीची के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए हम एक प्लांट ले रहे हैं लीची का, और अब अपन दूसरा टाइप का ले रहे हैं इसका, और उसको हम क्या कह रहे हैं, एयर लेयर। तो अब लेयर बताओ बच्चों कहाँ की जाएगी, हवा में या जमीन पर, हवा में। और इस लेयरिंग को जो कहेंगे वो अपन क्या कहेंगे, गुट्टी। कैसे? अब देखो बच्चा, कोई रिजिड स्टेम है, टफ स्टेम है, और उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो बताओ उससे बताओ ब्रांचेस निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? सर बिल्कुल निकलेंगी। ऐसी कौन सी बात है, क्यों नहीं निकलेंगी ब्रांचेस?
निकलेंगे। तो देखो बच्चों, अब मुझे बताओ, हम सारी क्लास वाले मिलकर अगर इसको खींचने में नीचे लगे तो ये नहीं आएगी, क्योंकि बहुत रिजिड स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर। तो आप देखिए इसके अंदर क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से भी ब्रांच आ रही है, सपोज दैट मान लीजिए। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। ये प्लांट की जो ब्रांच है उसका डिस्टेंस सॉइल से बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर है। तो बताओ क्या हम इसे ट्विस्ट करके नीचे ला सकते हैं क्या? या तो पेड़ टूट जाएगा या हम टूट जाएंगे, कोई एक काम तो होगा। तो देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर देखो सबसे पहले इस ब्रांच की यानी स्टेम पर जो एक आउटर लेयर होती है जिसे अपन सेल वॉल कहते हैं, वो पूरा एक कंपाउंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। देखो कुछ इस तरह का है, देखो बच्चों समझो, ये सपोज इतना मोटा है, थोड़ा मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस लाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये थोड़ा सा इतना मोटा है, देखो बच्चों, क्योंकि उसके ऊपर बार्क होती है, और जो बार्क होती है वो क्या करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बोलो क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक छोटे से हिस्से से इसकी बार्क को रिमूव करना है। ये लो, इतना कर दिया। तो बताओ, अब यहां पर भी बार्क है, यहां पर भी बार्क है, लेकिन यहां बार्क नहीं है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया ना, देख पा रहे हैं? इसको हमने प्रॉपरली कट नहीं किया है, केवल उसके आउटर लेयर यानी बार्क को कट किया है। क्लियर है बच्चों? अब देखो समझो इसको। तो जैसे इस बार्क को कट किया है, अब इस बार्क मेथड में क्या होगा, देखो सुनो, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं बच्चों कैम्बियम। बोलो क्या कहते हैं? कैम्बियम। जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा प्लांट्स की तो आपको सब चीजें डिस्कस होगी, बार्क क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है। अब देखो बच्चों, इस तरफ क्या किया आपने, इसको भी यूज करना है हमको, लोग यूज कर लेते हैं सर, क्या करना है बताओ। तो इसके ऊपर हमने एक पोट या एक, मान लीजिए हमने एक घड़ा लटका दिया है मटकी का, जिसमें पानी भर दिया है। अब देखो सबसे पहले फंक्शन यहां से शुरू होगा, इस बार्क को रिमूव कर दिया आपने, तो अब इसे हम ओपन तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर ओपन रखेंगे तो बताओ इस प्लांट पर पैथोजेंस का अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हमारी स्किन को हमारे हैंड से हटा दिया जाए तो बताओ इन्फेक्शन बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ऐसा बेचारे प्लांट के साथ भी है। तो सर क्या करें? तो सुनो बच्चों क्या करना है, वी यूज हियर स्फैगनम मॉस। बोलो क्या यूज करेंगे अपन? स्फैगनम मॉस। अब स्फैगनम मॉस क्या होता है? जब अगर आपने प्लांट्स पढ़े हैं तो उसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के नाम सुनते हैं। तो बच्चों स्फैगनम मोस इज ए टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा। क्या होता है ये? टेरिडोफाइटा। तो इस टेरिडोफाइटा में क्या इंपॉर्टेंट है, इस स्फैगनम मोस में अगर हम देखें तो ये स्फैगनम मोस एक टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। इतना याद रखें या ना रखें, काम चल जाएगा। स्फैगनम मोस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहां पर स्फैगनम मोस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अरे वेरी गुड। अब देखो बच्चों सुनो, थोड़ा सा इसको देशी अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। जब गांव में गर्मियां शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोग पानी के मटके या घड़े पर एक जूट की लेयर लगा देते हैं, ठीक है? वो टाट जूट होता है और उस पर लगातार थोड़ा थोड़ा पानी कुछ टाइम इंटरवल के बाद डालते रहते हैं। तो उसकी वजह से बताओ वो पानी का मटका ठंडा रहता है कि नहीं रहता? रहता है। और अगर वो जो जूट है यानी वो भी हमारे प्लांट फाइबर्स है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखने की वजह से कुछ ज्यादा टाइम तक उसे होल्ड कर पाता है। तो इसी तरह से बताओ जब मैं स्फैगनम मोस को इसके ऊपर लगाऊंगा तो इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी सर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लेयरिंग कर दी और इसके सराउंडेड किसको हमने रैप कर दिया है? स्फैगनम मोस को। क्लियर बच्चों? अब स्फैगनम मोस को यहां से हमने एक पाइप के थ्रू जोड़ दिया है। अब इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर।
तो जब इसमें वाटर प्रेजेंट है तो बताओ ये पानी यानी डिप करके एक एक ड्रॉप के फॉर्म में स्फैग्नम मोस पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। और कंटिन्यूअसली इसको क्या बना के रखेगा? मोइस्ट। क्या बना के रखेगा? इसको मोइस्ट बनाकर रखेगा। तो जब ये इसको मोइस्ट बनाकर रखेगा तो बताओ कुछ टाइम के बाद इसमें से भी रूट डेवलप होंगी या नहीं होंगी? और जब ये रूट डेवलप होंगी तो इसे हम कट करके एक नया प्लांट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग। क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग। लेकिन ये जो प्रोसीजर में हमने इसके ऊपर स्फैग्नम मोस बनाया है, पानी की एक पाइप जोड़ी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुट्टी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ ये सारी चीजें, ठीक है? तो इसको है ना, तो गुट्टी अपन इसको यहाँ पर कहते हैं। तो आज अपन इतना ही बात करेंगे। अब हमारा एक लास्ट बचा है इसके अंदर, ग्राफ्टिंग, जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर तो बॉटनी से और एक चैप्टर जूलॉजी से लेने वाले हैं, जिससे हमारे 12th वाले बच्चों का पैरेलल सिलेबस चलता रहे और हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वॉच करिए। थैंक यू सो मच।